हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया था। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो जाइगोट है उसमें डिवीज़न हुआ था और डिवीज़न के बाद फिर कुछ स्टेजेस आई थी, मोरुला और ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है। और फिर इम्प्लांटेशन हुआ था। इम्प्लांटेशन के बाद में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर प्लेसेंटा से वहाँ पर आगे न्यूट्रिशन मिला और धीरे धीरे जैसे जैसे न्यूट्रिशन मिलता रहता है तो जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है। तो अब क्या होता है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो 9 महीने में पूरा हो जाता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो 9 मंथ का जो पीरियड है ना, 9 मंथ का जो पीरियड है वो उसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। ठीक है। 9 मंथ के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जैसे ही जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है ना, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा, फीटस बन जाएगा और फीटस से अब उसका डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। तो अब डेवलपमेंट पूरा होने के बाद उसको बॉडी से बाहर आना है, यानी उसका बर्थ होना है। ठीक है। तो पार्चुरेशन क्या होता है यहाँ पर, पार्चुरेशन होता है यहाँ पर देखो, डिलीवरी ऑफ द फीटस। ठीक है। तो जो फीटस है उसका डेवलपमेंट पूरा हो चुका है, 9 महीने उसने कंप्लीट कर लिए। ठीक है। अब उसको बाहर आने की जो प्रोसेस है, यानी फीटस की जो डिलीवरी है उसको हम क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन। ठीक है। बेबी की डिलीवरी को हम, फीटस की डिलीवरी को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। ठीक है। तो पार्चुरेशन की प्रोसेस में जो फीटस है वो मदर के जो यूटेरस है, यूटेरस से बाहर आएगा। किसके थ्रू बाहर आता है, बर्थ केनाल। बर्थ केनाल में जैसे सर्विक्स आती है और वेजाइना, तो उसके थ्रू जो बेबी है वो बाहर आता है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो पार्चुरेशन की प्रोसेस है वो एक तरह से न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है ना, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है। तो देखो यहाँ पर न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कैसे है। एक तो ये जो मैकेनिज्म है ये किस पर डिपेंड करती है, न्यूरॉन्स पर डिपेंड करती है और इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम पर भी ये डिपेंड करती है, यानी हॉर्मोन्स रिलीज़ किए जाते हैं। ठीक है। तो दोनों ही न्यूरॉन्स और जो हॉर्मोन्स है दोनों आपकी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्चुरेशन के लिए। ठीक है। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, जो फीटस है जब वो कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा, है ना, यहाँ पर जो फीटस है वो कंप्लीटली डेवलप्ड है, कंप्लीटली डेवलप्ड। तो अब देखो यहाँ पर फीटस कम्प्लीटली डेवलप हो चुका है और इसके साथ साथ जो प्लेसेंटा है, ये दोनों क्या करते हैं, इनके द्वारा सिग्नल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है। सिग्नल्स क्या प्रोड्यूस किए जाएंगे कि भाई जो फीटस है वो, उसका डेवलपमेंट पूरा हो चुका है और ये जो सिग्नल्स हैं ये किसके पास जाएंगे, यूटेराइन। ठीक है। और जैसे यूटेराइन यूटेरस के पास जाते हैं तो यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे सिग्नल्स मिलते हैं तो यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है। तो ये जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं इनको हम और किस नाम से जानते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है। रिफ्लेक्स एक तरह से यहाँ पर एक सिग्नल होता है। ठीक है। तो अब ये जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की तरह काम करेंगे, है ना, बेबी को मदर के यूटेरस से बाहर निकालने में अब हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प करते हैं देखो, ये जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं यानी ये जो सिग्नल्स हैं एक तरह सिग्नल की तरह काम करेंगे और ये जो सिग्नल्स हैं ये किसके पास जाएंगे, हाइपोथैलेमस के पास। सिग्नल्स किसके पास जाएंगे, हाइपोथैलेमस। ठीक है। जो कि ब्रेन में सिचुएटेड होता है ना। और अब देखो आगे जो हाइपोथैलेमस है वो किसको सिग्नल देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल जाते हैं और ये भी कहाँ पर सिचुएटेड होती है, ब्रेन के अंदर। ठीक है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन का सिक्रीशन करेगी। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट किया जाता है और ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है। तो इस तरह से यूटेरस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं
और अब ये जो बड़े हुए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये वापस हाइपोथैलेमस को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। और हाइपोथैलेमस वापस पिट्यूटरी ग्लैंड को इंड्यूस करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन वापस यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये एक तरह से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ना। ये जो प्रोसेस है ये कैसी प्रोसेस है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे है? क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रही है वो आपस में एक दूसरे की जो प्रोसेस है उसको इंड्यूस करती है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से हाइपोथैलेमस को इंड्यूस करेंगे, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट किया जाता है ऑक्सीटोसिन, वो वापस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करेगा। फिर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से हाइपोथैलेमस को इंड्यूस करते हैं, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है। और फिर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस चलती रहती है तब तक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज होते रहते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस है ये क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर क्या है, ये यूटेरस है, ठीक है। और ये नीचे यहाँ पर क्या है? वेजाइना, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये इस तरह से बेबी है, ठीक है। अब ये जो बेबी है जैसे जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो अब ये जो बेबी है ये बाहर आएगा, ठीक है। ये बाहर किससे आता है? सबसे पहले किससे गुजरेगा? सर्विक्स से, ठीक है। और सर्विक्स से अब ये किसके अंदर आ जाएगा? इससे वेजाइना के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और वेजाइना फिर बॉडी से बाहर खुलती है और जो बेबी है वो कहाँ पर आ जाएगा? बॉडी से बाहर, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही यहाँ पर जो फीटस है वो वेजाइना से होते हुए वो मदर की बॉडी से बाहर आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पार्चुरेशन, ठीक है। और पार्चुरेशन के लिए देखो यहाँ पर इतनी सारी प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल होती है ना। अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं तो ये जो बेबी है ये मदर की बॉडी से बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस का होना जरूरी होता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या होगा? जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो फीटस और जो यूटेरस है उसके बीच में कनेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा, ठीक है। तो अब ये जो प्लेसेंटा है ये अलग हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये जो कनेक्शन है ये टूट जाएगा और फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है यानी बेबी से यहाँ पर क्या जुड़ी हुई रहती है? कि अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड भी बेबी के साथ साथ बाहर आ जाती है, ठीक है। और इस तरह से जो बेबी है उसका क्या होता है? बर्थ यानी जन्म हो जाएगा, ठीक है। तो पार्चुरेशन जो प्रोसेस है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? बेबी के बर्थ के लिए, ठीक है। जिसमें एंजाइम्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सॉरी हॉर्मोन्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं और जो न्यूरॉन्स हैं वो भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली प्रोसेस है लैक्टेशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो लैक्टेशन है, लैक्टेशन में क्या होता है? यहाँ पर लैक्टेशन एक तरह से प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसेस कैसी है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। मिल्क के प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो लैक्टेशन की प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो जाती है? 5th वीक से, ठीक है। 5th वीक से ये स्टार्ट हो जाएगी और इसकी स्टार्टिंग के लिए यानी लैक्टेशन की प्रोसेस के लिए एक हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन। ये जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन ये जो प्रेगनेंसी का 5th वीक है उस समय ये रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ये रिलीज़ होता है तो मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होगा और इसके साथ साथ वहाँ पर जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लैक्टेशन की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? 5th वीक से, यानी प्रेगनेंसी में ही स्टार्ट हो जाती है और जब बेबी का बर्थ होता है तो उसके बाद तक भी ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। और अब देखो जो मिल्क है, मिल्क यहाँ पर क्यों ज़रूरी है? देखो यहाँ पर एक तो जो मिल्क है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, है ना। न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड कराता है? ये न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड कराएगा? बेबी को, ठीक है। और इसके अलावा जो बेबी है उसको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कराता है
है ना, क्योंकि जो बेबी है उसमें कोई इम्यूनिटी होती नहीं है ना। तो उसको इम्यूनिटी देने के लिए, यानी शुरुआती जो डेवलपमेंट की स्टेजेज हैं, ग्रोथ की स्टेजेज हैं, उसमें इम्यूनिटी ज़रूरी होती है। तो वो जो इम्यूनिटी है वो कौन प्रोवाइड कराता है? मिल्क। और यहाँ पर जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी वो इम्यूनिटी कौन सी होगी? पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। और अब देखो यहाँ पर जब बर्थ के बाद शुरुआती दिनों में जो मिल्क इजेक्ट होता है, मिल्क बाहर आता है ब्रेस्ट से, तो उस मिल्क को हम क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। ठीक है, इस मिल्क को हम क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। शुरुआत के दिनों में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। और इस मिल्क में यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन और इसके अलावा जो एंटीबॉडी है वो हाई अमाउंट में होती है। प्रोटीन और जो एंटीबॉडी है वो ज़्यादा अमाउंट में होगी। ठीक है। और दोनों प्रोटीन ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? बेबी की ग्रोथ के लिए, है ना, बेबी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और जो एंटीबॉडी है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इम्यूनिटी के लिए। ठीक है। तो ग्रोथ भी होती है बेबी की मिल्क से, और साथ के साथ उसको इम्यूनिटी भी मिलती जाती है, जिससे कि वो जब उसके शुरुआती जो दिन होते हैं ग्रोथ के, उसमें वो बीमारियों से बचा रहता है। ठीक है। और यहाँ पर मिल्क में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? IgA। ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो कोलोस्ट्रम है या जो मदर का मिल्क है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, तो उसका नाम है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक है। तो अब देखो आगे हम जो लैक्टेशन की प्रोसेस है उसको हम समझते हैं, कैसे ये प्रोसेस अपने चलती रहती है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे ही बेबी का जन्म होता है, उसका बर्थ होता है, तो बर्थ के बाद यहाँ पर जो मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है ना। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब कि जो बच्चा है उसको दूध पिलाती है। और इसके साथ साथ जब दूध पिलाती है तो उस समय जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी चलता रहता है। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये साथ साथ चलती हैं। तो इन दोनों की जो प्रोसेस है वो हम एक साथ समझेंगे किस तरह से प्रोसेस होती है। ठीक है। तो आप पिछले लेक्चर्स में हमने ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है ना। आप वो वीडियो देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ये जो मदर है उसमें जो ब्रेस्ट है उसमें निप्पल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जो आगे का पार्ट है ये वाला पार्ट, ये क्या है यहाँ पर? निप्पल। ठीक है। तो निप्पल ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है। तो अब क्या होगा, जब बेबी रोने लगता है तो मदर उसको अब ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी। ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होगा, जो बेबी है वो उसके ब्रेस्ट के जो निप्पल्स हैं उनको टच करता है। ठीक है। और जैसे ही ब्रेस्ट के निप्पल्स को टच किया जाता है तो अब ये किसको सिग्नल भेजते हैं? हाइपोथैलेमस। ठीक है। ये यहाँ पर एक सिग्नल भेजेंगे। किसको सिग्नल भेजेंगे? ब्रेस्ट के निप्पल से किसको सिग्नल जाएगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है। और हाइपोथैलेमस अब वापस सिग्नल भेजेगा। किसको सिग्नल भेजेगा? यहाँ पर दो सिग्नल्स जाते हैं। एक सिग्नल तो आपके किस में जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा। और दूसरा जो सिग्नल है वो किस में जाएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सिग्नल्स किसको भेजे जाते हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन सीक्रेट करती है। वो हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है? प्रोलैक्टिन। ठीक है। तो अब देखो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? यहाँ पर ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये निपल्स पर काम करता है। ठीक है। इसके साथ साथ और ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस पर काम करता है? मेमोरी ग्लैंड्स पर। ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ ली। वहाँ पर हमने बताया था कि जो एल्वियोलाई सेल्स हैं, है ना, देखो यहाँ पर एल्वियोलाई के अंदर सेल्स होती हैं। ये जो सेल्स हैं ये कौन सी सेल्स हैं? एपिथेलियल सेल्स। ठीक है। एल्वियोलाई के अंदर कौन सी सेल्स हैं? एपिथेलियल सेल्स। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? एल्वियोलर, सिंगुलर हम बोलेंगे यहाँ पर
एल्वियोलस। ठीक है, तो अब जो सिग्नल आएगा वो मेमोरी ग्लैंड की एल्वियोलस के पास आएगा, है ना, जिसके अंदर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है ना। और एपिथेलियल सेल्स में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन से जो अब मिल्क है वो इस कैविटी के अंदर आ जाएगा, और फिर आगे और भी ट्यूबुल्स होती है, उनसे होते हुए कहाँ पर पहुँच जाएगा, निपल्स में, और निपल्स से फिर किस में चला जाएगा, बेबी के माउथ में। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, एपिथेलियल सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि मेमोरी ग्लैंड्स पर वर्क करता है। इसके साथ साथ अब मेमोरी ग्लैंड से आगे जो मिल्क है उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट रखेगी। ठीक है, तो जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन। और मिल्क के इजेक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसका इजेक्शन करता है, मिल्क का, यानी मिल्क को जो ब्रेस्ट है उससे बाहर निकालेगा। ठीक है, इसके बाद देखो जो लैक्टेशन है, लैक्टेशन के लिए दो तरह के रिफ्लेक्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है यहाँ पर सकिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, और जो दूसरा है वो दूसरा कौन सा है, इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो दो तरह के रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सकिंग रिफ्लेक्स और इजेक्शन रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स किसके अंदर होता है, बेबी के अंदर। ठीक है, बेबी के अंदर कब होगा, जैसे उसके माउथ से निपल टच होते हैं तो वो सक करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जिससे कि जो मिल्क है वो उसके माउथ में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद में अगले जो रिफ्लेक्स हैं वो कौन से हैं, इजेक्शन रिफ्लेक्स। इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन से होते हैं यहाँ पर, जैसे ही बेबी में यहाँ पर बेबी निप्पल को टच करता है तो अब इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जो इजेक्शन रिफ्लेक्स हैं ये किसके पास जाएंगे, हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस वही एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उनको सिग्नल भेजता है जिसमें प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं। और ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये मेमोरी ग्लैंड्स पर वर्क करते हैं, और जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सकिंग रिफ्लेक्स और जो इजेक्शन रिफ्लेक्स हैं दोनों किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लैक्टेशन के लिए। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, और इन वीडियोस को अगर आप दोस्तों को, अपने दोस्तों को शेयर करते हो तो हमारे चैनल को कुछ सपोर्ट मिलता है, और इस सपोर्ट से हम आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।